कहानी की शुरुआत होती है और हमें खतरनाक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक अजीब सा घर देखते हैं। उधर उस घर में 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ये घर नहर के किनारे था जहाँ 2 दोस्त बैठकर मस्ती कर रहे थे, पर उनके एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब जेसिका के पास उसके दोस्त आते हैं जो उसके साथ खूब मस्ती कर रहे थे और उसे एक किताब पढ़कर सुनाते हैं। ना जाने एकदम से जेसिका को क्या हो गया था, वो अपनी अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टियां भी आने लगती है, उसकी आंखों का रंग बदल जाता था, जिसके बाद अचानक से वो अपने दोस्त के बालों के स्किन को उसके सिर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर उसके जिस्म से अलग कर देती है। उसने अपने 2 दोस्तों को मार दिया था। इसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसके दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रहे थे। अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था, जिसे जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके लिए एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर पर आती है जिसका नाम बेथ था। बेथ एली के घर पर आकर उसके बच्चों को तोहफे देती है जो वो उनके लिए लाई थी। बेथ एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से उसके हस्बैंड का पूछती है तो एक सैड सा माहौल बन जाता है। इसलिए एली अब बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा देने के बहाने भेज देती है ताकि ये अकेले में अपनी बहन से बात कर सके। फिर जब बेथ को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है, बेथ अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए था। उधर बच्ची जब पिज्जा लेकर वापस आ रही थी तो अचानक से अर्थक्वेक आ गया था। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है ये अर्थक्वेक आने की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुराग हो गया था, इतना बड़ा कि वो उसके अंदर भी जा सकता था। डैनी ये सोचता है कि अंदर क्या हो सकता है। वो सुरंग के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ किताबें, रिकॉर्डेड ऑडियो टेप्स मिलती है और टेप के ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। उसे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी मिली थी। साथ ही उसे वहाँ पर बहुत सारे हॉली क्रॉस भी नजर आती है, जिसको देखकर ये बात तो साफ थी कि यहाँ पर किसी बुरी ताकत को कैद करने का एक्सोर्सिज्म जादू किया होगा। वहीं पर वो एक कब्र को भी देखता है जिसमें से एक जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति निकलती है। उसे उस कवर्ड से एक किताब भी मिली थी जो कपड़े से ढका हुआ था। डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। उधर इनकी मॉम एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि उन्होंने टीवी पर इस खबर को सुना था कि अर्थक्वेक की वजह से आसपास के बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है, उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी भी थी, मगर थोड़ी ही देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ गए थे, जिन्हें देखकर एली उन्हें बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब अर्थक्वेक आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना काम करने लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने वाली थी। उधर डैनी उस किताब को और जो ऑडियो टेप्स उसे मिली थी उन्हें लेकर कमरे में चला जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था पर वह नहीं खुलती क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का मुंह हो, तभी उसकी उंगली उस नुकीले दांतों पर लग जाती जिससे खून आने लगता है जो उस किताब पर भी गिर जाता है। पर हैरान कर देने वाली बात थी कि वो किताब उस खून को अपने अंदर ले लेता है और तभी वो किताब खुल भी जाती है। हम देख पाते हैं जिसमें अजीब अजीब तरह की तस्वीरें थी जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, उसे ऑडियो टेप्स मिली थी उन्हें सुनने लगता है, जिसमें पहली ऑडियो टेप में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है, इसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब अगली बात दूसरी ऑडियो टेप में थी। अब डैनी जब उसे चलाता है जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रही थी ये किताब उन्हें मिली कहाँ से थी। अब ऑडियो टेप में से अचानक से अजीब आवाज आने लगती है जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस टेप को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। तभी हम देख पाते हैं काली ताकत को जो उस टेप से आजाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ गई थी, जो आते ही एली के हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। डैनी उधर ऑडियो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के पेज भी खुद पलटने लगती है। एली की बड़ी बेटी जब लाइन को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर में। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा था वो सिर्फ इन्हीं के घर में था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है जो देखने में थोड़ी ठीक लग रही थी और वो चलकर अपने घर आई थी, मगर थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था आगे जो भी काली ताकत उसके अंदर थी उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर अब एली बिल्कुल ठीक चल पा रही थी और किचन में जाकर एक पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन आती और उसे बुलाती है तो तभी वो उल्टियाँ करती है और अजीब सा बिहेवियर करने लग जाती है। एली जब थोड़ा सा अपने होश के अंदर आती है तो वो उसे इतना कहती है वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुँचाने देना। इतना कहकर वो भी बेहोश हो गई, वो नीचे गिर जाती। एली की बहन और उसकी बच्ची उसी हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और अर्थक्वेक की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी। ये सब मिलकर एली को
कमरे में लेटा देते हैं। इनके पड़ोस का वही लड़का जिसे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद करता है, मगर वो दोबारा खुल जाती है। वो फिर बंद करता है, वो फिर से खुल जाती है। ये सभी मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली है, तो फिर उसके पास उसकी बहन बैठती है और उसे ये बताने लगती है कि उसे कितना प्यार करती है। तभी बेथ की फोन पर बेल बजती है, जो कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन एली की थी, जो अपनी बहन से कह रही थी कि उसका जल रहा है, उसे कोई बचाए। और तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बेथ अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म गर्म था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका जिस्म आग में जल रहा। फिर उसको पानी में डालते हैं। तभी अचानक से एली पानी से निकलकर दीवार पर चढ़ने लग जाती है और इतना जोर से चीखती है कि सभी उनकी चीख सुनकर बेहोश होने लगते हैं। और साथ साथ जो बाथ टब में पानी था वो भी उबल रहा था। एली एक एक करके सभी पर हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डैनी एली पीछे करता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। यही पे एली अपनी पड़ोस में रहने वाली ये लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरी पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। उसके साथ एली की बच्ची भी थी। अब बेथ एक सुराख से देखती है घर के अंदर जितने भी लोग थे उन्हें एली ने सबको मार दिया था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है, क्योंकि वो भी जान गई थी इस सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसी ने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादुई किताब को खोला है। उधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। उधर एली अपने सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में बहला फुसला कर उसे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली की बड़ी बेटी के साथ भी अब अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब सा निशान आ रही थी और मुंह से कीड़े निकलते हैं। जब बेथ एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी उस काले ताकत कंट्रोल में एली थी। इसका मतलब ये था कि एली की बड़ी बेटी भी अब उसकी तरह पोजेस्ड हो चुकी थी। वो अपनी आंटी बेथ पर हमला करती है और साथ ही अपनी बहन को मारने की भी कोशिश कर रही थी, मगर उसकी छोटी बहन अपने डॉल को उसके सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बेथ को भी डैनी सब बताता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब बेथ सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। बेथ हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है कि ये जो भी गलत हो उसी के साथ हो, कोई और उसे ना सुन सके। जब बेथ तीसरी और आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुनती है तो यहाँ पर बेथ सारी सच्चाई का पता चलता है। असल में ये किताब एक फिश फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया, क्योंकि ये एक डोमिनी किताब थी और इस पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में हेल से डेंजरस डिमोन्स को बुलाने के तरीके थे और इन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहता था। अब यही बातें बैठे बेथ रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बेथ थी वहाँ पर भी एली आ गई थी। बेथ उसे लड़ने की कोशिश करती है। एली यहाँ पर अपने मुंह से ये आवाज निकालती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकती। अब बस बेथ और एली की छोटी बेटी बची थी। एली अब यहाँ पर बेथ को मारने वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बेथ को कैंची दे देती है, जो बेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी तो एली जाग जाती है। बेथ गन से एली पर भी गोली चला देती है, जो जाकर उसके पाँव पर लगी थी। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर उसकी छोटी बेटी सुनकर ये कहती है, यू आर नॉट माई मॉम, तुम मेरी मॉम नहीं हो। अब यहाँ पर एक एक कर जिन्हें एली ने मारे थे वो लोग जिंदा होने लगते हैं और ये कहते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ से बेथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। और जो लिफ्ट थी वो दरवाजा भी बंद था। उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी, क्योंकि जब एली पोजेस्ड हुई थी तो उसके हाथ में ये चाबियां थी। एली की बेटी अब चालाकी से उस लिफ्ट को चलाकर चाबियां निकाल लेती है और अब लिफ्ट भी चलने लगी। मगर हम देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी को डैनी, जो कि मरने के बाद डिमोन्स के कंट्रोल में थी, खुद को लिफ्ट से जोड़ लेती है, जिनसे जैसे अब लिफ्ट चलती है उसके अंदर उनका खून बढ़ने लगता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उस किताब का पेज भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा बना हुआ क्रिएचर था और देखते ही देखते एली भी अब उस क्रिएचर में बदल गई थी। उधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर रहता है। बेथ और एनी की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और उनके सामने तो दोबारा एली आ गई थी, जो कि अपने डेमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला कर देती है। तभी बेथ चेन लेकर उसे मारने लगती है, मगर साथ ही वहाँ पर एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए थे। बेथ उन तीनों को चलती ग्राइंडिंग मशीन में डालकर मार देती है। अपनी फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेथ एली के छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई, मगर वो डिमोन वाली काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब अगले दिन का सीन देखते हैं कि एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है जो एली के नीचे वाली बिल्डिंग में रहा करती थी, और जेसिका वही लड़की थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। अब जब ये लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी वही डिमोन जो एली के अंदर था, जो जेसिका को भी पोजेस कर लेता है। अब आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, और अभी भी वो डिमोन जेसिका के अंदर ही है। आगे वो डिमोन क्या तबाही फैलाने वाला था कोई नहीं
नहीं जानता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म